मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 9। लॉन में बैठा अक्षत सिगरेट के कश लगा रहा था। जितनी आग सिगरेट में थी उससे कहीं ज्यादा इस वक्त अक्षत के सीने में थी। कुछ देर बाद अक्षत ने आधी बची हुई सिगरेट सोमी जीजू की तरफ बढ़ा दी। सोमी जीजू ने सिगरेट ली और अक्षत के बगल में झूले पर आ बैठे। बची हुई सिगरेट से सोमी जीजू ने एक दो कश लगाए और उसे बुझाकर फेंक दिया। अक्षत खामोश बैठा था। सोमी जीजू ने अपना हाथ अक्षत के हाथ पर रखा और कहा, तुम ठीक हो? मुझे देखकर क्या लगता है जीजू, इस वक्त मैं कैसा हो सकता हूँ? अक्षत ने सामने देखते हुए उदासी भरे स्वर में कहा, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पर जो बीत रही है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर इस तरह खुद को देकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आशु, हाँ ये थोड़ा मुश्किल समय है और तुम्हें इससे गुजरना होगा। मैंने हमेशा तुम्हें बुरी परिस्थितियों में लड़ते देखा है, फिर आज तुम कैसे हार मान सकते हो? तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। यूं समझ लो महादेव ने एक बार फिर तुम्हारी परीक्षा ली है और इस परीक्षा में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारा ये जीजा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी ढाल बनकर। किसी को परेशानी तुम तक आने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा और मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ। कहते कहते सोमी जीजू भावुक हो गए। अक्षत ने अपने हाथ से जीजू का हाथ हटाया और अपना हाथ जीजू के हाथ पर रखकर कहा, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप मुझसे कभी वजह नहीं पूछेंगे, बस साथ चल देंगे। शायद इसलिए कि हमारा ये रिश्ता एक जीजा साले के रिश्ते से भी बढ़कर है। पर मैं क्या करूं जीजू, इस बार मैं टूट चुका हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो अमायरा की याद आती है। उसका ख्याल आते ही दिल जोरों से धड़कने लगता है, मन बेचैन हो जाता है। बार बार ये एहसास होता है कि मैं उसे बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाया। मेरी वजह से अमायरा चली गई, मीरा चली गई, मेरी वकालत भी मुझसे दूर हो गई। कुछ नहीं बचा है मेरे पास जिसके लिए मैं खुश रहूं। कहीं भी जाता हूँ तो एक घुटन का एहसास होता है। अमायरा की यादें हर वक्त मुझे उसके आसपास होने का एहसास दिलाती है और मैं एक बेबस बाप की तरह उसे छूने के लिए तरसता हूँ। अक्षत का एक एक शब्द दिल चीरने के लिए काफी था। अब तक जिन आंसुओं को जीजू ने अपनी आंखों में रोक रखा था, अक्षत की बातें सुनकर वो गालों पर लुढ़क आए। अमायरा सिर्फ अक्षत की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे व्यास परिवार की जान थी। हर किसी की यादें उसके साथ जुड़ चुकी थी। शाम हो चुकी थी और सूरज भी ढलने वाला था। अक्षत को भावुक देखकर सोमी जीजू ने उसके सामने मीरा की बात करना सही नहीं समझा। दोनों खामोश बेंच पर बैठे रहे। कुछ देर बाद राधा एक प्लेट में एक पराठा और 2 कप चाय लेकर उन दोनों के पास आई। राधा को आते देखकर अक्षत ने अपने आंसू पोंछ लिए और जीजू ने भी अपनी आंखों को साफ किया। जीजू ने राधा की तरफ देखा और कहा, अरे मौसी जी, आपने क्यों तकलीफ की? तनु को भेज देते। बच्चे जब खाना न खाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ एक माँ को ही होती है। कल से इसने कुछ नहीं खाया है, ये 2 निवाले खा लेगा तो मेरी तकलीफ भी कम हो जाएगी। राधा ने नम आंखों के साथ कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। अक्षत ने बिना राधा की तरफ देखे कहा, जानती हूँ ऐसे हालातों में भूख किसी को नहीं लगती, लेकिन इस शरीर को जिंदा रखने के लिए सही थोड़ा सा खा ले। क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे? हाशु, सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि हम सबने अमायरा को खोया है। जरा सोच, अगर आज वो तेरे सामने होती तो क्या तुझे इस हाल में देख पाती? वो जहां भी है सुकून से है बेटा, पर खुद को तकलीफ देकर तो उसे भी तकलीफ पहुंचा रहा है। थोड़ा सा खा ले आशु, मायरा का वास्ता। कहते कहते राधा रो पड़ी। अक्षत ने देखा, वह उठा और राधा के पास आकर हाथ से ट्रे लेकर बेंच पर रख दी और खुद उसके गले लगते हुए कहने लगा, बस माँ, बस कीजिए, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। अक्षत की बात सुनकर
राधा फूट फूट कर रो पड़ी। ये देखकर सोमी चीचू भी उनके पास चले आए और कहा, नहीं मौसी जी, बिल्कुल नहीं। आप घर में बड़ी हैं, अब आप ऐसा करेंगी तो हम सबको कौन संभालेगा? हटिए और अपने हाथ से खिलाइए दो निवाले। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं खाता है ये। खिलाइए। राधा ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बेंच की तरफ चली आई। उसने एक निवाला तोड़ा और अक्षत की तरफ बढ़ा दिया। अक्षत ने राधा के हाथ से निवाला लिया और उनकी तरफ करके कहा, पहले आप खाइए, मेरी वजह से आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। राधा ने सुना तो उसका दिल भर आया। उसका बेटा उसे कितने अच्छे से जानता था। उसने नम आंखों के साथ निवाला खा लिया और फिर खुद अपने हाथ से अक्षत को खिलाने लगी। अक्षत भी अब राधा का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए चुपचाप खा लिया। सोमी चीजों मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगी और अपनी चाय पीने लगी। अक्षत ने देखा तो एक निवाला तोड़कर सोमी जीजू को भी खिला दिया। सोमी जीजू ने अपना हाथ अक्षत के सर पर फेरा, जैसे एक पिता अपने बच्चे को दुलार करते हैं। मीरा के कहने पर वरुण उसे लेकर दूसरी तरफ चला है। जैसे ही गाड़ी व्यास हाउस से कुछ देर पहले पहुंची, मीरा ने वरुण से गाड़ी रोकने को कहा। वरुण ने गाड़ी रोक दी और दोनों बाहर चले आए। गाड़ी से उतरकर मीरा ने व्यास हाउस की तरफ देखा, जहां लॉन में बैठे अक्षत, राधा और सोमी जीजू दिखाई दिए। गाड़ी जहां खड़ी थी वहां से मीरा आसानी से उन्हें देख सकती थी। गाड़ी के बाहर खड़ी वह एकटक अक्षत को देखते रही। दी, ये तो शायद आपका ससुराल है ना? वरुण ने मीरा के पास आकर कहा। मीरा ने वरुण की बात का जवाब दिया। आपको अंदर जाना चाहिए, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वरुण ने कहा, जिसे हालातों की जानकारी नहीं थी। वरुण की बात सुनकर मीरा ने उसकी ओर देखा और उदासी भरे स्वर में कहा, अभी हम वहां नहीं जा सकते वरुण, बस दूर खड़े होकर उन्हें देख सकते हैं। मीरा की बात वरुण को समझ में नहीं आई। वह कुछ देर मीरा को देखता रहा और फिर सामने लॉन में खड़े अपने जीजाजी यानी अक्षत को देखने लगा। अक्षत को देखकर मीरा का मन उदास हो गया। क्या से क्या हो गया था अक्षत? दर्द और तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अक्षत को ऐसे देखकर मीरा की आंखों में आंसू भर आए। राधा के हाथ से निवाले खाते हुए एकदम से अक्षत को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसका दिल धड़कने लगा और बेचैनी बढ़ने लगी। अक्षत ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। राधा ने जैसे ही निवाला खिलाना चाहा, अक्षत ने कहा, माँ एक मिनट। राधा ने हाथ से निवाले को खाते हुए अक्षत घर की दीवार की तरफ आया और घर के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मीरा की गाड़ी साइड में खड़ी थी, जिसके पास खड़ी मीरा अक्षत को दिखाई नहीं दी। दीवार के पास खड़े होकर अक्षत मन ही मन सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मीरा यहाँ थी और वो मुझे देख रही थी। बार बार उसका ख्याल क्यों आ रहा है? वो यहाँ कैसे आ सकती है? क्या हुआ आशु, तुम यहाँ क्यों चले आए? सोमी जीजू ने आकर अक्षत के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी तंद्रा टूटी। कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही। आप और माँ अंदर चलिए, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, अक्षत ने कहा। आर यू श्योर? जीजू ने अक्षत की आंखों में झांकते हुए पूछा। अक्षत ने कहा और वहां से चला गया। सोमी जीजू राधा को लेकर अंदर चले गए और अक्षत एक बार फिर लॉन में पड़े झूले पर आकर बैठ गया। अक्षत जैसे ही घर की दीवार की तरफ आया, वह उसे देख न ले सोचकर मीरा भीगी आंखों के साथ एकदम से पलट गई। उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वरुण से कहा, वरुण प्लीज चलो यहाँ से। मीरा को रोते देखकर वरुण ने इस वक्त कुछ पूछना सही नहीं समझा। वह गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। माधवी जी छवि के साथ अपने उसी पुराने घर पहुंची। दोनों ऑटो से उतरी और घर की तरफ बढ़ी
तो आसपास के घरों के बाहर खड़े लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें देखकर छवि के कदम ठिठके तो माधवी ने उसका हाथ थामा और कहा, ज्यादा मत सोचो। छवि ने कहा और माधवी के साथ आगे बढ़ गई। उन्हें वापस आया देखकर आसपास के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। मोहल्ले में अब इन जैसे लोग रहने लगे तो हमारे घर की लड़कियों का क्या होगा? कहीं इसके चक्कर में लोग उन्हें गलत न समझने लगे। माधवी की एक पड़ोसन ने कहा, जो माधवी से हमेशा से जलती थी। माधवी ने जलती नजर से उसे देखा तो उसने मुंह बनाकर गर्दन घुमा ली। बिना मर्द के घर की औरतें हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है इज्जत से? देखो इज्जत लुटवा के भी कैसे शान से चल रही है। दूसरी पड़ोसन ने कहा। दो औरतों ने कहा तो एक आदमी की भी हिम्मत बढ़ गई और उसने कहा, अरे किसे पता कौन आता है घर में और कौन जाता है। कौन बोला? कौन बोला? सामने आओ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने वालों का अगर मैंने हाथ न तोड़ दिया तो मेरा नाम माधवी नहीं। अरे तुम जैसे नामर्द क्या जाने को औरत का दर्द। अब अगर किसी ने एक शब्द मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधवी ने गुस्से से कहा। तो सब अपने अपने घरों में चले गए। गुस्से की वजह से उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह चिल्लाते हुए हाँफ रही थी। छवि ने माधवी को संभाला और कहा, माँ संभालिए अपने आप को। आप चलिए यहाँ से। आपको इन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं छवि, जवाब देना होगा क्योंकि इन जैसे लोगों को ये कभी समझ नहीं आएगा तुमने क्या झेला है। लेकिन मुझे ये सोचकर ये अफसोस होता है कि ऐसी घटिया सोच रखने वालों के घरों में बेटियां क्या सुरक्षित है जहाँ इनके जैसे छोटी सोच वाले लोग रहते हैं। माधवी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। माधवी बहन, छोड़ो इन लोगों को। ये लोग किसी का दुख दर्द क्या जाने। छवि बिटिया, अंदर लेकर जाओ अपनी माँ। जाओ बहन, अंदर जाओ। हरे मोहल्ले वालों का तो रोज का है, अपने घर में आग लगी दिखती नहीं और दूसरों के घर की चिंगारी बुझाने चले हैं। वहां से गुजरते सलीम भाई ने कहा, जो कि उसी मोहल्ले में रहते थे। माधवी ने कुछ नहीं कहा। उसने छवि का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। सलीम भाई भी अपना ठेला लेकर आगे बढ़ गए। हालांकि कुछ घरों की खिड़कियों से झांकते लोग अभी भी छवि और माधवी के बारे में बात कर रहे थे। माधवी से चाबी लेकर छवि ने घर का दरवाजा खोला और उन्हें लेकर अंदर आई। छवि ने अंदर से दरवाजा बंद किया और माधवी के लिए पानी ले आई। माँ, पानी पी लीजिए। छवि ने ग्लास माधवी को देकर कहा। माधवी ने 2 घूंट पानी पिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। गुस्सा और बेचैनी उनके चेहरे से अब भी झलक रहा था। छवि ने देखा तो वह माधवी के सामने आ बैठी। उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, बस करो माँ, गुस्सा होकर आप खुद को ही तकलीफ दे रही हैं। लोगों का काम है उल्टा सीधा बोलना और वो बोलेंगे ही। उसके लिए आप किन किन से लड़ेंगी? सबसे। जिसने भी तुम्हारे बारे में गलत कहा मैं उन सबसे लड़ूंगी। किसी को हक नहीं है तुम्हारे लिए इतनी गलत बातें बोलने का। माधवी ने तड़प कर कहा। छवि ने उनके गालों पर आए आंसुओं को पोंछा और कहा, माँ, आप जानती हैं ना, आपकी बेटी गलत नहीं है। मेरे लिए इतना काफी है। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। इन हालातों में हमें मजबूत रहना होगा माँ। हमें शांत रहकर ये लड़ाई लड़नी है, लोगों की बातों का जवाब देकर नहीं। इन्हें जवाब वक्त देगा। माधवी ने देखा इन दिनों उसकी बेटी कितनी समझदार हो गई थी। सही तो कह रही थी छवि। माधवी ने वापस आने का फैसला खुद किया था और अब उसे समाज और समाज में रहने वाले लोगों की जली कटी बातों को फेस करना ही होगा। माधवी ने छवि को देखा और कहा, आई एम सॉरी बेटा, कुछ पल के लिए मैं भावुक हो गई थी। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। छवि ने सुना तो मुस्कुराई और माधवी के गले आ लगी। जेल की 4 दीवारी में जमीन पर लेटा विकी अपने हाथों को सर के नीचे लगाए छवि के बारे में सोच रहा था। वो हर पल जब छवि विकी के सामने थी, वह किसी फिल्म की तरह विकी की आंखों के सामने चल रहा था। विकी चाहकर भी इन ख्यालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वह उठकर बैठ गया। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों वह छवि के बारे में इतना सोच रहा है। विकी उठा और यहाँ से वहां चक्कर काटने लगा। विकी ने छवि के साथ जो बदतमीजियां की थी वो सब एक एक करके विकी को याद आ रही थी।
और आखिर में याद आया उसे छवि का रोना और गिड़गिड़ाना जब वो फार्म हाउस पर विकी को बार बार जाने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। ये सब याद आते ही विकी ने अपना हाथ गुस्से से दीवार पर मारा और कहने लगा, कैसे, मैं इतना घटिया कैसे हो सकता हूँ? मैंने उस छवि को जाने दिया होता तो शायद उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। उसने कितनी बार मुझसे माफी मांगी लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। पर क्या मैं अब खुद को माफ कर पाऊंगा? वो आदमी जिसने इन सब में मेरा साथ दिया, वो अगर मुझे मिल जाए तो सब सच सामने आ जाएगा। रॉबिन भी बच जाएगा और छवि को भी इंसाफ मिल जाएगा और मुझ पर जो रैपिस्ट का टैग लगा है वो भी हट जाएगा। लेकिन मैं उसे कहाँ तलाश करूं? मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। विकी आकर एक बार फिर जमीन पर बैठ गया और एक बार फिर छवि के बारे में सोचने लगा। लेकिन इस बार उसकी आंखों के सामने छवि का मासूम और हंसता मुस्ता चेहरा आने लगा। विकी अपने ही ख्यालों में उलझता चला गया। ना वह सो पाया और ना ही छवि का ख्याल अपने जहन से निकाल पाया। ये ख्याल छवि के लिए कौन से हालात लेकर आने वाले थे, ये तो वक्त ही जानता था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अक्षत और मीरा के बीच की दूरियां खत्म होगी या फिर सौंदर्य उठाएगी इसका फायदा? क्या विकी को होने लगा है छवि से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।